हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 28 अप्रैल 2020 की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो आज न्यूज़ है वो है आरबीआई ओपन्स ₹50,000 करोड़ लिक्विडिटी विंडो फॉर म्यूचुअल फंड्स। तो अभी आपको पता है रिसेंट में कि जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन है ग्लोबल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ये हैं, तो ये इन्होंने अपनी 6 डेट जो स्कीम्स थी, ठीक है, रिस्क फंड थे, उनको क्लोज कर दिया था पूरी तरह से। तो अभी आरबीआई ने मंडे को ही अनाउंस किया है कि 50,000 करोड़ का मतलब ये क्या दिया जाएगा इनको लिक्विडिटी स्पेशल, ये जो म्यूचुअल फंड है ये दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोला जा रहा है, SLFMF, ठीक है। SLF मतलब क्या है, स्पेशल लिक्विडिटी फंड फॉर म्यूचुअल फंड्स। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें क्या होगा, जो आरबीआई है ये क्या करेगा, रिड्यूस्ड रेपो रेट पे बैंक को पैसा देगा, ठीक है। रेपो रेट आई होप आपको पता होगा कि क्या होता है, जो आरबीआई से बैंक पैसा लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। तो ये होता है रेपो रेट। तो मतलब क्या होगा, अभी रिड्यूस्ड रेपो रेट पे बैंक को पैसा देगा, जो केवल केवल और केवल किस पे होगा, म्यूचुअल फंड्स पे ही वो पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए क्या है, स्पेशल है, क्योंकि ये केवल म्यूचुअल फंड पे ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। 50,000 करोड़ की ये लिक्विडिटी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल फंड सही है ऐसा क्यों बोला जाता है, म्यूचुअल फंड सही है इसलिए ऐसा बोला जाता है क्योंकि एक तरह से इसमें क्या होता है, लॉसेस कम रहते हैं, जो हानि होती है वो बहुत कम रहती है कंपैरेटिवली अगर हम कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। कि अगर आपने किसी पोर्टफोलियो मैनेजर से बोल के कहीं पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें एक ही जगह पे होगा, ठीक है। उसमें अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स रहते हैं उनके शेयर्स रहते हैं। सपोज रिलायंस, येस बैंक इक्विटी, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं। अगर उनमें से जैसे सपोज येस बैंक में क्राइसिस आया था, ठीक है, तो लॉस हुआ था, लेकिन उसके अलावा भी बास्केट में और सारी चीज़ें, तो वो तो स्टेबल रहती है ना, तो इसलिए लॉस नहीं होता। लेकिन अभी क्या हुआ है, कोविड-19 के को देखते हुए ये काफ़ी ज़्यादा हर क्षेत्र में, मतलब हर कंपनी में, जितने भी कंपनी है वहाँ पे डाउनग्रेड होते जा रहे हैं, शेयर गिरते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये किया गया है। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम देख लेते हैं। पीएम अंडरलाइंस द ट्विन चैलेंज, ठीक है। ट्विन चैलेंज क्या है, एक तो अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना, दूसरा जो कोविड-19 का जो पेंडेमिक है इसको दूर करना। तो इस पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, चौथी बार हुई थी, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा देख लेंगे। बाकी की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो क्या है वो देख लेते हैं। आईसीएमआर टेल्स स्टेट्स टू रिटर्न रैपिड टेस्ट किट्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें जो थी वाइड वेरिएशन था सेंसिटिविटी को लेके, ठीक है, रैपिड किट्स को लेके, मतलब ज़्यादा सही नहीं थी वो, और इसलिए हम रिटर्न कर रहे हैं उसको। बाकी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो देख लेते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। मैंने हाईलाइट तो कर दी थी लेकिन वो दोबारा से क्लियर हो गया, पता नहीं। अब देखते हैं, कॉस्टली टू बाईपास एमपीसी फ्रेमवर्क। तो ये उर्जित पटेल जी द्वारा एडिटोरियल लिखा गया है। तो उर्जित पटेल आपको पता होगा कौन है, हमारे आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर भी ये रह चुके हैं। तो इन्होंने लिखा हुआ है कि फॉलोइंग द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007-8, मतलब हमने काफ़ी ज़्यादा, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2007-8 के टाइम पे, तो बहुत सारी कंट्रीज़ की तरह भारत ने भी कुछ स्टेप्स लिए थे, है ना, बहुत सारे एफर्ट किए थे। उसमें आरबीआई के भी कुछ एफर्ट थे, 2013 में शुरू किए, फिर 2013 से आते आते हमने 2016 में आरबीआई एक्ट भी बनाया था, जिसके अंतर्गत हमने एमपीसी का गठन किया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया। तो इसमें भी हमने फॉर्मेशन मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से किया कि इसमें कुछ एक्सटर्नल मेंबर भी होंगे गवर्नमेंट की तरफ से, दूसरा आरबीआई की तरफ से भी होंगे, है ना। तो बहुत सब कुछ अच्छे से चल रहा था। जो मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी अपने काम कर रही थी, काफ़ी सारे डिसीज़न भी उसकी ओर से आए। और मेन जो हमारा उस टाइम पे था कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो पॉलिसीज़ हैं वो फॉर्मुलेट करनी है ना, उनका क्या करना है, उनका फॉर्मुलेशन करना है। उसके अलावा जो मतलब वैसे ग्रोथ होता है और एक इन्फ्लेशन होता है, लेकिन मेनली जो फोकस किया गया था उस टाइम पे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ थे, रेपो रेट को कंट्रोल में रखा गया था, ताकि जिससे कि जो आरआरआर है यानी कि रिवर्स रेपो रेट, वो भी क्या रहे, कंट्रोल में रहे। तो एक तरह से जो मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है ना, तो उसके स्ट्रक्चर को मतलब क्या स्टेबिलिटी मिलती रहे, तो ये सारी चीज़ हमने किया था। लेकिन लास्ट एक एक साल से अगर बात करें तो जो एमपीसी है, तो उनके एक्शंस में क्या है, मतलब उनके एक्शंस को आरबीआई ने सरपास कर दिया है। मतलब आरबीआई अपना क्या कर रहा है, अब देखो जैसे क्राइसिस आया था, हमारी जो ग्रोथ रेट है आपको पता होगा कि पिछले काफ़ी क्वार्टर से वो क्या चल रही है, बहुत डाउनग्रेड वो चल रही है, ठीक है, नीचे गिर रही है। तो उस टाइम पे आरबीआई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था, इस वजह से भी उसने इंटरवेंशन की। लेकिन जो एमपीसी है, मेन एमपीसी का फॉर्मुलेशन इसीलिए हुआ था, तो
उसकी जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है, मतलब इतना एक्शंस उसके नहीं दिख रहे जितना दिखने चाहिए थे, है ना। तो ये सारी चीज़ की है कि एमपीसी के जो मेंबर्स हैं मतलब उनसे डिस्कशन होना चाहिए था इस चीज़ पे। और मतलब हर चीज़ का जो सोल्यूशन है वो लिक्विडिटी नहीं होती है कि आप हर सबको पैसे पकड़ा दो और हो जाएगा, है ना। ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन भले ही हो लेकिन लॉन्ग टर्म इसके बेनिफिट्स नहीं होते हैं। तो इस वजह से जो एमपीसी है उससे क्या करना चाहिए, उसको मोर इंड्योरिंग डिसीजन ऑन मॉनेटरी पॉलिसी ऑन वोटिंग बाय कमिटी, मतलब कमिटी से बात करके वोट करके और जो भी उसके चीज़ें होती हैं जो वो सलाह देती है जिस चीज़ के लिए वो बनाई गई है वो सब चीज़ होनी चाहिए। तो ये इस आर्टिकल का उद्देश्य था मेन। इसके अलावा जो वेज ऑफ ओपनिंग अप है, द इकोनॉमिक कॉस्ट राइज सॉरी तो एन इकोनॉमिक कॉस्ट राइज, प्राइम मिनिस्टर मीटिंग विद चीफ मिनिस्टर सिग्नल्स कॉशियस शिफ्ट इन लॉकडाउन स्ट्रैटेजी। तो अभी ये जो चौथी बार कॉन्फ्रेंसिंग हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो इसमें यही बोला गया था कि लॉकडाउन को मतलब किस तरह से हम क्या करेंगे, हटाएंगे, है ना। तो इसमें ये बोला गया है कि जो लाइफ्स और लाइवलीहुड का कॉन्सेप्ट है कि मतलब हम क्या नहीं कर सकते इसी पे, मतलब वो नहीं हो सकते। लाइफ्स वर्सेस लाइवलीहुड इज़ बीइंग स्ट्रिक्टली रिकास्ट एंड रिफ्रेम्ड अमंग सेवरल स्टेट गवर्नमेंट्स टू एज द फिजिकल स्ट्रेन इज़ बीइंग बिगिनिंग टू शो, है ना। तो ये सारी चीज़ें। और नेशन वाइड लॉकडाउन है, इसको क्या करना है, पुश टू ऑर्डर ग्रेजुअल एंड क्लैरिबेटेड एग्जिट हमें करना होगा इससे। और हर जो अलग अलग स्टेट्स हैं तो उनकी अपनी अलग ट्रेजेक्ट्रीज होती हैं इन्फेक्शंस की। ईच वन विल हैव टू फर्म अप सेपरेट प्लान्स। सभी का मतलब ऐसा नहीं है कि समान जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी वही होगा, सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है। और कुछ स्टेट्स में क्या है, बहुत कम ही इन्फेक्शियस पर्सन हैं डिजीज़ के और विद अ बेटर ग्रिप ओवर द स्प्रेड ऑफ द वायरस, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब क्या है, थोड़ा ईजी है रिस्ट्रिक्शंस को हटाना, रिज्यूम करना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, एटलीस्ट इन द ग्रीन जोन में तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बोली गई हैं। और साथ में सरकार ने ये भी बोला है कि मई 15 तक 65,000 केसेस इंक्रीज़ हो सकते हैं कंट्री में। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक बहुत कैपेबल हेल्थ केयर सिस्टम चाहिए कंट्री को, ठीक है। तभी हम इससे बच पाएंगे, तभी हम इससे लड़ पाएंगे जब क्या होगा, कंटिन्यूड एक्सपेंशन होगा, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी होगी, सेटिंग अप कंटेनमेंट वार्ड्स होंगे, प्रोडक्शन होगा वेंटिलेटर्स का, और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में क्या होंगे, टेस्टिंग इक्विपमेंट होंगे, ठीक है। तो तभी ये हम इंश्योर कर सकते हैं कि कुछ अच्छा होगा। इसके अलावा क्या है कि जब तक मतलब जो जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं और ये सब क्या है, स्पोक ऑफ द नीड टू अशर इन रिफॉर्म टच द लाइफ्स ऑफ कॉमन सिटीजन वाइल फिजिकल एंड मॉनेटरी सपोर्ट विल बी नीडेड टू नर्स द इकोनॉमी बैक हेल्थ, ठीक है। तो मतलब हमें क्या चाहिए, सपोर्ट्स भी चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए, और लॉन्ग स्टैंडिंग जो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं डेट प्लेग द इकोनॉमी कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड। तो ये सारी चीज़ें इसमें कही गई थी। नेक्स्ट आर्टिकल जो है विद डिग्निटी, ये क्या विद डिग्निटी जो है, वीडियो क्लिप फ्रॉम आगरा क्वारंटीन फैसिलिटी ड्राइव्स होम अर्जेंट नीड फॉर ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग हेल्थ केयर वर्कर्स, ठीक है। तो अभी एक वायरल हुई है एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पे, उसमें ये बताया गया है कि मतलब वो बिल्कुल जो क्वारंटीन फैसिलिटी है आगरा की, वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, पीपीई जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पर्सन है वो मतलब खाना, ऐसे जो खाने के पैकेट्स हैं वो फेंक रहे हैं गेट के बाहर, फिर सारे लोग वहाँ पे छीना झपटी करके आ रहे हैं, जैसे कि मतलब इनह्यूमेन ये बिहेवियर है, अमानवीय ये व्यवहार हो रहा है उनके साथ भी, ऐसे फेंक रहे हैं बॉटल पानी की, है ना। द वुमेन शूटिंग द वीडियो कैन बी हर्ड सेइंग दैट शी वाज ब्रॉट टू द सेंटर फॉर अ चेकअप विच वाजंट कंडक्टेड, ठीक है। तो वो काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी कि उसका चेकअप होगा लेकिन नहीं हुआ, और अभी बोला गया है कि ये इंसिडेंट हुआ है और एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ, अभी ठीक है सब कुछ। और इसके अलावा क्या है, सेंटर इशूड गाइडलाइन फॉर क्वारंटीन फैसिलिटी, ठीक है, इन द कंट्री डिस्पोजेबल एंड प्री पैक्ड फूड नीड्स, मतलब ये गाइडलाइंस कुछ जारी की थी कि कम से कम 1 से 2 मीटर का जो डिस्टेंस है वो होना चाहिए, विद नो बेड फेसिंग अपोजिट टू ईच अदर, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी क्या है,
नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा ये चीज़ बोला था कि हमें ह्यूमन अप्रोच अपनानी है जो क्वारंटीन पीपल हैं उनके साथ, इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग देम काउंसलिंग भी करनी है उनकी साइको सोशल सपोर्ट के लिए। इट ऑल्सो टॉक्स ऑफ प्रोवाइडिंग रेगुलर ट्रेनिंग टू ऑल द स्टाफ। जो ट्रेनिंग स्टाफ्स है, मतलब जो इस रेगुलर स्टाफ है, उनको भी क्या देनी चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए टाइम टू टाइम। द इंसिडेंट ऑफ द आगरा फैसिलिटी रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन द सेंसिटिविटी, है ना, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इनसेंसिटिव ये बिहेवियर था वहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर का एट सच फैकल्टीज़। और इसके अलावा जो मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो बार बार अपनी जजमेंट में उन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है कि अश्योरेंस ऑफ डिग्निटी इज सेंट्रल टू द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 21 के अंदर ये क्या है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी का हमें अधिकार है कि गरिमामयी हम जीवन जिएंगे, है ना। जीवन जीने का तो अधिकार है लेकिन विद डिग्निटी, गरिमा के साथ। तो इसलिए ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी हो जाती है कि हमें क्या करना चाहिए, इनको ट्रेनिंग देनी चाहिए और अच्छा सही से बिहेव हो, है ना। जब तक ये जो हेल्थ केयर वर्कर हैं और जो सारे लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस और ऑफिशियल्स हैं, एक साथ नहीं आएंगे तब तक हम इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हमें नहीं मिलेंगे। तो यही इस आर्टिकल का क्रक्स था। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, लेट्स फॉल अप द टैंक, लेट्स फिल अप द टैंक। ठीक है, तो ये शशि थरूर जी द्वारा लिखा गया है। तो ये क्यों लिखा गया है, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो ऑयल प्राइसेस हैं, है ना, वो बहुत ज़्यादा उनकी कीमत कम हो रही है, क्रूड ऑयल बेंचमार्क जो था। तो इन्होंने ये बोला है कि हमें अभी क्या करना चाहिए कि इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए और स्टॉक पाइलिंग करनी चाहिए ऑयल की, है ना, गिवन इंडियाज़ ग्रोथ एस्पिरेशन। क्योंकि अभी क्या कर रहे हैं हम, इस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो हमारे SPR हैं, SPR क्या है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, तो वो हमारा इंडिया का कंसीडर किया जाता है थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर एनर्जी इन द वर्ल्ड है हम। ठीक है, और एज वेल एज द थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल हैं। अगर 2018 के आंकड़ों की हम बात करें तो हम क्या है, तीसरे सबसे बड़े आयातक हैं तेल के। ठीक है, वी आर पर्टिकुलरली वनरेबल टू ऑयल प्राइस फ्लक्चुएशन। द डोमेस्टिक रिडक्शन इन ऑयल प्राइसेस ऑफर अ वंस अ जनरेशन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू फिल अप आवर रिजर्व इन एन एक्सट्रीमली कॉस्ट इफेक्टिव वे। तो हम अपने जो रिजर्व्स हैं वो उनको फिल कर सकते हैं। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक प्रोग्राम था, ठीक है, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम। तो इसमें बोला गया कि है अभी इंडिया के पास, लेकिन वो केवल 87 दिन के लिए रिजर्व्स है। आउट ऑफ दिस रिफाइनर्स मेंटेन 65 डेज ऑफ ऑयल स्टोरेज एंड द रेस्ट ऑफ द रिजर्व आर हेल्ड इन अंडरग्राउंड। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर अब हम अभी से करने लगें तो ये काफ़ी लॉन्ग टर्म में हमारे लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा। इसके अलावा हमें मतलब क्या करना होगा इसके लिए, फर्स्ट स्टेप ये होगा कि ट्रांसपेरेंसी को इंट्रोड्यूस करना होगा, जवाबदेही, पारदर्शिता, और साथ में जो पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी है वो सारी होनी चाहिए कि हमारे पास अभी कितनी शॉर्टेज है, कितना स्टोरेज है SPR का। ठीक है, SPR स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का। तो ये सारी चीज़ें हम जब करेंगे और सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी तभी ये सब पॉसिबल हो पाएगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, वाई रैपिड टेस्ट आर ऑफ अगेन, ये आप आर्टिकल देख सकते हो। इन होम मेड मास्क 2 फैब्रिक्स बेटर देन 1। तो इसमें मास्क की बात की गई है कि क्या मतलब 1 से 2 फैब्रिक वाले सही हैं या नहीं, है ना। तो ये अभी ये इसलिए हुआ है क्योंकि मतलब ऐसे बोल रहे कि जो घर पे आप बना रहे हो होममेड मास्क वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है या नहीं, क्योंकि हमारे पास पता है कि N95 जो मास्क है, सर्जिकल मास्क, उनकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हुई है। ठीक है, तो रिसेंटली हेल्थ मिनिस्ट्री ने पब्लिश की है एक एडवाइजरी कि हाउ यू कैन मेक योर ओन फेस कवर एट होम। फॉर मटेरियल द इंडियन एडवाइजरी रिकमेंड कॉटन, वाइल द US सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल प्रिवेंशन रिकमेंड क्लोथ फेस कवरिंग्स। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला है विदाउट स्पेसिफाइंग द फैब्रिक, मतलब फैब्रिक ही बोला नहीं है कि क्या यूज़ करें एग्जैक्टली, कॉटन ही यूज़ करना है या दूसरा फैब्रिक यूज़ करना है, लेकिन जो भी है बस इसमें ये बोला गया है कि अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग और आपको मतलब सही से मास्क को लगाना है। ऐसे नहीं कि वो नाक से नीचे आपने बस अपने माउथ पे लगाया है वो, है ना। कुछ लोगों को मैंने देखा वो मतलब नाक पे लगाया ही नहीं था उन्होंने मास्क, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह से नहीं पहनना है, सही से मतलब उसको पहनना है। और जैसे कोई बहुत लूज़ उनका हो जाता है मास्क तो वो भी पहने रखते हैं, पता नहीं। तो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस 2 साइज रेंजेस फॉर ड्रॉपलेट्स थ्रू विच रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कैन बी ट्रांसमिटेड। ठीक है, मतलब जो मेन होता है वायरस, तो देखो इतना मतलब वो इतना माइन्यूट है कि वो मतलब मेनली हम मास्क क्यों पहनते हैं, ताकि ड्रॉपलेट्स ना आए हम तक, है ना, ड्रॉपलेट से, क्योंकि मेनली इन्फेक्शन होता है। तो 5 to 10 माइक्रोन्स इन डायमीटर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स एंड लेस देन 5 माइक्रोन्स इन डायमीटर ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। 1 माइक्रोन इज अ मिलियनथ
पार्ट ऑफ अ मीटर। तो ये सारी चीज़ें बोली हैं कि वो क्या होता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो होते हैं द लार्जेस्ट साइज रेंज दैट आर थॉट टू बी द प्राइमरी रूट ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन। ठीक है, तो मेन हम इसलिए ये सब हमें पहनना है, सही से पहनना है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, द नंबर ऑफ टेस्ट रिक्वायर्ड पर डे कैन नॉट बी द सेम अक्रॉस इंडिया। तो इसमें ये बोला गया है कि जो मतलब हम अब हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसको हमें मतलब ऐसा नहीं है कि हम हर जगह टेस्टिंग कर दें हमारे रिसोर्सेज के। इससे क्या होगा, मतलब ये अननेसेसरी खपत होगी इससे। तो हमें ऐसा नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, हमें उनका अच्छे से यूज़ करना है ताकि जो ज़्यादा जिस जगह पे ज़्यादा केसेस हो रहे हैं कोविड-19 के, ठीक है, तो वहाँ पे हम अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा इफेक्टिवली तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो बाद में नहीं तो हमारे लिए क्या होंगे, नुकसान हो जाएगा इससे। तो इसमें एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि आर नॉट, ठीक है, आर नॉट क्या होता है, आर नॉट मतलब ये है कि अभी एक रिसेंटली इसमें तो नहीं पढ़ा मैंने, पर द हिंदू में आया था न्यूज़, प्रकृति, ठीक है, तो प्रकृति एक है, ठीक है, प्रकृति एक डैशबोर्ड है। अगर पूछा जाएगा कि प्रकृति अभी रिसेंटली न्यूज़ में था तो ये क्या है, तो मेनली ये एक कोविड-19 के जो आंकड़े हैं, डाटाबेस है, तो उसके लिए एक डैशबोर्ड है जिसमें मतलब कितने केस हुए हैं, कितने इन्फेक्टेड पर्सन अभी एक वीक में होने वाले हैं, एक तरह से प्रिडिक्शन उसका यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रिडिक्ट करने के लिए प्रकृति ये था। तो इसमें मतलब किस बेसिस पे किया जाता है प्रिडिक्शन, आर नॉट के बेस पे। आर नॉट क्या है कि आर नॉट मतलब है रेट ऑफ स्प्रेड, ठीक है, कि एक आदमी एक दिन में मतलब एक आदमी कितने लोगों को इन्फेक्शन फैला रहा है, ठीक है। तो जैसे 2-3 आदमी हैं, ठीक है, एक आदमी जैसे आर नॉट कितना हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है, तो मतलब एक आदमी 2 से 3 लोगों को ये फैला रहा है, ठीक है। तो ये है जब आर नॉट कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये मतलब एक आदमी जो है एक आदमी को फैला रहा है। लेकिन अगर जब कितना हो जाएगा, आर नॉट लेस देन 1 हो जाएगा, तो दैट मीन्स ये क्या हो गए, कम हो गए केस, कम क्या हो गए मतलब पूरी तरह से समाप्त हो गया, ठीक है। तो अभी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन ये हो सकता है। तो ये एक चीज़ थी इंपॉर्टेंट जो जाननी ज़रूरी थी, ठीक है। तो आर नॉट का कंसेप्ट और जो प्रकृति डैशबोर्ड मैंने बताया वो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे जो है दैनिक जागरण की जो न्यूज़ है वही है, आर्थिक गतिविधियाँ भी जरूरी, राज्य करे तैयारी। और तमिलनाडु मतलब वहाँ पे जो केरल के सीएम है, ठीक है, तो उनको लेके मतलब बहुत ज़्यादा वो विवाद भी हो रहा था कि वो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने भी नहीं लिया, लेकिन केरल में आपको पता होना चाहिए कि बहुत तेज़ी से वो अच्छे से काम कर रहे हैं, रैपिडली वहाँ पे केसेस कम हुए हैं, जबकि सबसे पहला जो केस था वहीं पे था, ठीक है। इसके अलावा तमिलनाडु के सीएम जो पलानी स्वामी हैं, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा RT-PCR किटों, मनरेगा मजदूरी नगद में देने की अनुमति की मांग की है ना। हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बोला है कि कुछ दुकानों को छूट देने के दिशा निर्देशों को 3 मई तक लागू नहीं करने का फैसला किया जाना चाहिए, और कुछ ने धीरे धीरे लॉकडाउन को हटाने का सुझाव दिया। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ के असर से रही गर्मी से जो बारिश हो रही है ना, तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ये हो रही है, ठीक है। अधिकतम तापमान 7 से 5 डिग्री। तो पश्चिमी विक्षोभ आपको पता होना चाहिए क्या होता है, इसके बारे में NCERT वगैरह में पूरा लिखा हुआ है। इसके अलावा जो है हम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं और क्या है। हाँ, यहाँ पे कुछ महिलाओं के बारे में दिया हुआ है कि महिला नेतृत्व में बड़ी लड़ाई, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो दूरदर्शी जो बेन है ना, ये ताइवान की राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, त्साई इंग वेन, ठीक है, त्साई इंग वेन है। इन्होंने बेहतरीन नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया है, और इन्होंने क्योंकि पहले ही जो जनवरी का फर्स्ट वीक था उसमें पूरी तरह से ट्रैवल बैन कर दिया था। ये एंजेला मर्केल जर्मनी की चांसलर हैं। सोलबर्ग कौन है, इरेना सोलबर्ग, ठीक है, नॉर्वे की हैं। तो इन्होंने भी क्या किया था, लॉकडाउन कर दिया था। तो अभी तक वहाँ पे 182 लोगों की मौत हुई है, ठीक है। इसके अलावा कार्टिन जकोब्स्टर आइसलैंड के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। यहाँ पे संक्रमितों की संख्या 1800 से ज़्यादा है। इसके अलावा जेसिंडा एड्रेन है, ठीक है, तो इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मतलब स्टेप लिए हैं। डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर हैं मेट फ्रेडरिक्सन। इसके अलावा सिल्वेरिया जो जैकब्स हैं, ठीक है, ये कहाँ की प्रधानमंत्री है, कैरिबियाई आइलैंड समूह का छोटा सा देश है सेंट मार्टिन, ठीक है। तो वहाँ पे तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट रूल्स अनाउंसमेंट किए, और अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये खतरे से बाहर है, ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये तो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे, ये आप खुद से पढ़ सकते हो। महामारी के बीच दिखावे से बचे हैं ना, ये मतलब जो लोग व्हाट्सएप वगैरह और फेसबुक पे स्टेटस लगा रहे हैं तो उनके क्या क्या बोल सकते हैं, मतलब ये
अपने भोजन का प्रदर्शन कर क्या हम उन भूखों का मजाक नहीं उड़ा रहे जिन्हें लॉकडाउन में खाना तक नसीब नहीं हो रहा है ना। तो ये बिल्कुल आजकल ये भड़काऊ पोस्ट करने से भी हमें बचना चाहिए ऐसे। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो क्या है, भारत की पहली एवरेस्ट विजेता महिला पद्म भूषण कौन है, बछेंद्री पाल। इसके अलावा इटली के तानाशाह मुसोलिनी की गोली मारकर हत्या आज ही के दिन हुई थी 1945 में, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में इटली की बिगड़ती हालत के चलते मुसोलिनी को भागना पड़ा था और 1922 से 1943 तक इटली के प्रधानमंत्री रहे थे मुसोलिनी। ऑस्कर विजेता पहली बार भारतीय भानु अथैया का जन्मदिन, ठीक है। तो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं ये भानु अथैया। आज ही के दिन 1929 में कोल्हापुर में हुआ था और ये फिल्मों के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं, ठीक है। 1982 में गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे आपको लेक्चर पसंद आएगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।